नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके MCQ सीरीज़, और इस सीरीज़ की आज हम 152वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हैं। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन क्लासेस को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, और एक साथ अगर आप इनका रिवीजन करना चाहते हैं तो 3 मास्टर वीडियोस इनके बने हैं, जिसमें आपको टोटल 1500 क्वेश्चन एक साथ देखने को मिलेंगे। एक साथ आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह किसका कथन है? तो विदेशी वस्त्रों के बारे में जब उनको जलाया जा रहा था, यह कथन किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? यह कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। विदेशी वस्त्रों को लेकर के एक कथन और है। आपसे पूछा जाता है कि विदेशी वस्त्रों को जलाना या विदेशी वस्त्रों की बर्बादी को निष्ठुर बर्बादी कहा था। इनको जलाने को बर्बादी कहा था किसने? वो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन इसको सर्वोत्तम व्यवहार किसने कहा? आप कहेंगे महात्मा गांधी ने कहा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपको आजाद हिंद फौज की जो प्रमुख 4 ब्रिगेड थी उनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके नेतृत्वकर्ता। देखिए, आजाद हिंद फौज के 4 ब्रिगेड बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, और उनके नाम सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और रानी झांसी रेजिमेंट के नाम पर उनके नाम रखे गए थे। कई बार तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि आजाद हिंद फौज में किसके नाम पर कोई ब्रिगेड थी या नहीं थी। तो 3 ये ब्रिगेड थी और एक महिला ब्रिगेड थी। ठीक है, जो सुभाष ब्रिगेड थी उसके नेतृत्व शहनवाज खान कर रहे थे, ये आपका सही है। जो नेहरू ब्रिगेड थी उसका नेतृत्व गुलजारा सिंह कर रहे थे, ये आपका गलत हो जाएगा। नेहरू ब्रिगेड का जो नेतृत्व कर रहे थे वो GS ढिल्लों कर रहे थे, ठीक है, न कि गुलजारा सिंह। गांधी ब्रिगेड का नेतृत्व इनायत खान कर रहे थे, सही है। रानी झांसी रेजिमेंट की जो नेतृत्व कर रही थी वो लक्ष्मी सहगल कर रही थी, ये भी आपका सही है। केवल बी वाला आपका गलत है और आपको गलत ही बताना था। नेक्स्ट है, निम्न युद्धों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। 3 प्रमुख युद्ध दिए गए हैं, कौन किस वर्ष में हुआ उनको देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? यह आपके 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ था। पहला आंग्ल सिख युद्ध, ये कब हुआ था? यह आपके 1845 से लेकर 46 के बीच में हुआ। और पहला आंग्ल मराठा युद्ध, ये आपके 1775 से लेकर 1782 तक होता है। तो पहले कौन सा हुआ है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 2 आएगा। ये इसका सही क्रम है, 1 3 2। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, चारों के वर्ष पूछे जाते हैं, कई बार क्रम लगाने को आता है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आपके 1780 से लेकर 84 के बीच में हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ। और चौथा और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। इन चारों के वर्ष याद करेंगे। इसी प्रकार जो आंग्ल सिख युद्ध थे, 2 सिख युद्ध होते हैं। पहला 1845-46 में होता है और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1849 में होता है। जो आंग्ल मराठा युद्ध थे वो भी 3 हुए थे। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में हुआ। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच में हुआ। और तीसरा और आखिरी आंग्ल मराठा युद्ध आपके 1817 से 19 के बीच में हुआ। ये कुछ प्रमुख युद्ध हैं, इनके वर्ष कई बार आते हैं क्रम लगाने को। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपने उसका चयन करना है। पहला स्टेटमेंट दिया है, राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को प्राप्त है। तो राज्यों में विधान परिषद होगी या नहीं होगी, अगर है तो उसे खत्म करना और नहीं है तो होने का प्रावधान करना,
यह अधिकार संसद को प्राप्त है। ठीक है, जो अंतिम अधिकार है वो संसद को है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 169 के तहत। 169 राज्यों में विधान परिषद के गठन और उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, प्रोसेस क्या है विधान परिषद को बनाने का? हमने जब संविधान डिटेल सीरीज को देखा था उसमें बात करी थी कि राज्य विधानसभा जो होगा या विधान मंडल होगा, वहां से 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित किया जाएगा और उस संकल्प को संसद के अंदर साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा और तब आपको अनुमति मिलेगी विधान परिषद का उन्मूलन करने को या गठन करने को। ठीक है, तो पहला वाला आपका सही है। दूसरा है, इसके लिए संसद को संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। ये वाला बिंदु आपका गलत हो जाएगा। संविधान वाली सीरीज में हमने इसको क्लियरली देखा था कि आर्टिकल 169 का तीसरा जो पार्ट है, तीसरा जो खंड है, वो ये कहता है कि अगर संसद कोई कानून बनाती है या संसद से पारित होता है कोई विधेयक जो विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन से संबंधित है, उसे 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। जिस राज्य में बननी है वहां 2/3 बहुमत चाहिए, लेकिन संसद में केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, ना कि संवैधानिक संशोधन की। ठीक है, तो पहला वाला आपका सही है, सेकंड वाला आपका गलत है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356, जिसे हम राष्ट्रपति शासन के रूप में जानते हैं, कि विषय में कौन सा कथन गलत है। तो 356 को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट यहां पर गलत है, चलिए देखते हैं। पहला, इसकी उद्घोषणा राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के आधार पर करी जाती है। तो पहला वाला बिंदु आपका बिल्कुल सही है। देखिए, राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में 2 कारणों से लगता है। पहला कारण कि वहां पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, यानी कोई भी सरकार बनाने की भूमिका में ना आ रहा हो। ठीक है, दूसरा कारण यह है कि अगर कोई राज्य केंद्र की ओर से अगर कोई आदेश आया है, कोई निर्देश आया है और उसका पालन करने में वो असमर्थ हो जाता है, तो भी वहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ठीक है, तो पहला आपका सही है। इसके तहत उद्घोषणा का संसद द्वारा 2 महीने के भीतर अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। यह आपका बिल्कुल सही है। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, 2 महीने के भीतर संसद से उसका समर्थन होना चाहिए। और कैसे बहुमत से होना चाहिए? ध्यान रखना, साधारण बहुमत से। ठीक है, आपातकाल जो लगता है, राष्ट्रपति शासन जो लगता है, वो साधारण बहुमत से पारित हो तो काम चल जाएगा। ठीक है, इसके तहत उद्घोषणा को 6 महीने पर पुनः अनुमोदित करके अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तीसरा वाला गलत हो जाएगा। देखिए, जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसे आप हर 6 महीने में बढ़ा सकते हैं, लेकिन अनिश्चित काल तक नहीं, केवल 3 वर्ष तक। इसकी अधिकतम अवधि कितनी है? 3 वर्ष तक आप बढ़ा सकते हैं। तो तीसरा वाला कथन आपका गलत है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा संसद के साधारण बहुमत से अनुमोदित की जाती है, बिल्कुल सही है। अभी हमने इसको ऊपर देखा था। ऐसे ही आपके जो सिंपल से क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगता है, कौन लगाता है, कई बार पूछा गया है। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के, बेसिक पॉइंट्स को लेकर के, कितनी अवधि के लिए लगता है, कितने टाइम पर अनुमोदन होना चाहिए, अधिकतम अवधि कितनी है, कौन सा बहुमत चाहिए, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। तो सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पर क्लियर किया। अगर आप आपातकालीन उपबंधों के बारे में, संविधान की सीरीज के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, तो जो हमारी डिटेल संविधान सीरीज है, आप उसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस एक के संबंध में भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाएं समान हैं? यानी भारत और अमेरिका की जो राजनीतिक व्यवस्था है, किस मामले में एक जैसी है? चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो शक्ति होती है। भारत के राष्ट्रपति के पास भी पॉकेट वीटो है और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी पॉकेट वीटो है। तो पहला वाला ही आपका सही है। बाकी कथनों को देखते हैं। उच्च सदन में कुछ सदस्यों का मनोनीत होते हैं, ये वाला गलत हो जाएगा। ये हमने कहां से लिया है? ये हमने आयरलैंड से लिया है। अमेरिका में जो वहां का उच्च सदन है, वहां पर मनोनीत नहीं होते हैं लोग, वहां पर डायरेक्ट जनता चुनाव करती है, निर्वाचन होता है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। ये प्रावधान अमेरिका में तो है, लेकिन ये भारत में नहीं है, तो ये भी समान नहीं है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, ये भारत में है लेकिन अमेरिका में नहीं है। तो आपके तीनों गलत हो गए, केवल पॉकेट वीटो वाला सही है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने कनाडा से लिया है। ठीक है,
नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजय अभियानों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत विजय, उत्तर भारत विजय कई बार पूछी जाती है, उनका क्रम लगाने को आता है। अगर हम यहां पर इनके वर्षों को देखें, किस किस वर्ष में अलाउद्दीन खिलजी ने इनको जीता। रणथंभौर को कब जीता था? 1301 में जीता था। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को कब जीता? गुजरात को जीता था 1298 से 99 के बीच में। मालवा विजय अलाउद्दीन खिलजी ने कब करी थी? ये करी थी 1305 में। और चित्तौड़ विजय कब करी थी? 1303 में। ये इनके वर्ष हैं। जब आपको वर्ष पता होंगे तो ही आप इनको क्रम में लगा पाएंगे। तो इनमें सबसे पहले कौन सी विजय हो रही है? गुजरात विजय यानी 2। गुजरात विजय के बाद रणथंभौर विजय यानी 1, उसके बाद चित्तौड़ विजय यानी 4, और फिर आपका मालवा। 2 1 3 4 इसका 2 1 4 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3 इसको आपने याद करना है। दिल्ली सल्तनत के ऊपर, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले विभिन्न वंशों के ऊपर डिटेल क्लासेस ऑलरेडी बनी है, प्लेलिस्ट से आप उनको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, देखिए जो संघ लोक सेवा आयोग होता है वह तो संवैधानिक संस्था है, संविधान के माध्यम से गठन होता है और उसके अध्यक्षों की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य लोक सेवा जो आयोग होते हैं उनके भी गठन का प्रावधान संविधान में है और उनमें सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का एक ही लोक सेवा आयोग हो तो उसे कहते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। इसका गठन संसद के द्वारा किया जाता है। उसमें जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, लेकिन आयोग का गठन संसद करती है। इसको आपने याद करना है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। राज्य विधानमंडल आग्रह करते हैं और उसके बाद संसद कानून बनाती है कि कैसे इसका गठन होगा, क्या क्या इसमें शर्तें होंगी, क्या क्या इसकी शक्तियां होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति की अवस्था में निम्न में से किस वर्ग को हानि होती है? देखिए मुद्रास्फीति का किस वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। पहले देखते हैं मुद्रास्फीति होती क्या है। वह कंडीशन या वह स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, यानी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है और चीजों की जो प्राइस है, जो उनकी कीमत है, वो बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन को मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है। जब मुद्रास्फीति होती है तो किस किस वर्ग को लाभ होता है, किसको नुकसान होता है, उसको देखते हैं। सबसे पहले है उत्पादक को। जो उत्पादक होता है, जो चीजों को उत्पाद करने वाला होता है, जैसे किसान हो गया, उनको क्या होता है मुद्रास्फीति में? उनको लाभ होता है। ठीक है, क्योंकि ये उत्पादन करते हैं, चाहे वो किसान हो, और मूल्य बढ़ता है उत्पादों का, वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, जिससे सीधा लाभ किसको होगा? उत्पादकों को होगा। दूसरा है व्यापारी वर्ग। एक चीज याद करना, मुद्रास्फीति में जिनकी आय फिक्स है उनको नुकसान होता है और जिनकी आय अनिश्चित है उनको फायदा होता है। तो व्यापारी वर्ग व्यापार करता है, उत्पादों को बेचेगा, उत्पादों का मूल्य बढ़ा हुआ है, व्यापारी वर्ग को भी लाभ होता है। ऋणी को यहां पर क्या होता है? ऋणी को यहां पर फायदा होता है। 2 लोग होते हैं ना, एक तो ऋण देने वाला और एक ऋणी, यानी जो लोन लेने वाला। लोन देने वाले को नुकसान होता है, लोन लेने वाले को फायदा होता है मुद्रास्फीति का। इसको भी याद करना। ठीक है। जो ऋणदाता होता है उसे हानि होती है, जो ऋणी होता है उसे लाभ होता है, क्योंकि जब कोई पैसा उधार देगा तो मुद्रास्फीति के कारण उसके रुपए की वैल्यू अब कम हो जाएगी। तो तीनों को तो यहां पर लाभ हो रहा है। चौथा बचा वेतन भोगी कर्मचारी। इसकी इनकम फिक्स है, इसको वेतन मिलता है, वो फिक्स है, तो इसको क्या होगा? नुकसान होगा। इसको याद करना। जो निश्चित आय वर्ग होता है, जिनकी आय निश्चित होती है, उसकी वजह से इनको नुकसान होता है, क्योंकि पैसा इनके पास उतना ही आएगा लेकिन कीमतें बढ़ गई हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन कर देता है कि निवेशकर्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। निवेशकर्ता जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, उनको नुकसान होता है, और जो प्राइवेट कंपनियों में निवेश करते हैं उनको फायदा होता है मुद्रास्फीति में। ठीक है। तो ये हमने पूरा देखा किसको फायदा है, किसको नुकसान है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी एनएससी की स्थापना किस वर्ष में करी गई? जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है आपका, इसे 2005 में बनाया गया था। 2005 में से बनाने का निर्णय लिया गया था। जो औपचारिक गठन हुआ इसका वो 2006 में हुआ, लेकिन यहां पर 2006 नहीं है, तो आप 2005 को ही टिक करेंगे। ठीक है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में जो इससे पहले की जो संस्थाएं थी, एक आपकी CSO था और एक आपका NSSO था, जो आंकड़े भारत में जमा करता था, राष्ट्रीय आय की गणना करता था। इन दोनों का विलय इसमें कब किया गया? ये किया गया 2019 में। CSO कब बना था? CSO 1951 में बना था और NSSO 1950 में बना था। ठीक है, इन दोनों का विलय 2019 में इसमें कर दिया गया। इसका गठन कब हुआ था? 2005 में। निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1987 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर रोक लगा दी गई? देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब होती है भारत में? ये होती है 1975 में। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर हुई? ये सिफारिश थी आपकी नरसिम्हन समिति। उस समिति की सिफारिशों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करी गई। 1987 में नए ग्रामीण बैंक बनाने पर रोक लगा दी गई और किस समिति की सिफारिश पर? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। तो नरसिम्हन समिति ने गठन की सिफारिश करी, इसने गठन न करने की सिफारिश करी कि अब नए बैंक न खोले जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारा NSE, इसकी स्थापना 1991 में जो फेरवानी समिति बनी थी उसकी सिफारिश पर 1992 में होती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसकी स्थापना कब होती है? 1875। सिंधु नदी बहती है, तो सिंधु नदी किन किन पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? सिंधु नदी आपके लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है। सिंधु नदी तंत्र को, गंगा नदी तंत्र को भारत के जो नदी तंत्र हैं, चाहे उत्तर भारत हो दक्षिण भारत हो, हमने डिटेल में देखा था। उसमें हमने मैप के माध्यम से जाना था कि कौन सी नदी आपकी किस किस जगह से बहती है। सिंधु नदी आपके लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का सही आरोही क्रम क्या होगा? आरोही क्रम यानी आपने बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो यहां पर आपको 4 देश दिए गए। अभी तक तो सिर्फ यही क्वेश्चन आता था कि भारत किसके साथ सबसे लंबी बॉर्डर बनाता है, किसके साथ सबसे छोटी बनाता है। अब ऐसे क्रम लगाने को आ गए, तो आपको इन चारों देशों के जो विकल्प में है उनकी किलोमीटर आपको पता होने चाहिए, कितनी सीमा है। ठीक है, सबसे पहले चाइना की बात करते हैं। चाइना के साथ हम कितना बॉर्डर शेयर करते हैं? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के साथ हम 33 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। ठीक है, फिर आता है नेपाल। नेपाल के साथ जो हमारी बॉर्डर लगती है वो 1751 लगती है। और फिर आता है बांग्लादेश, जिसके साथ हम 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। तो सबसे कम सीमा किसके साथ है यहाँ पर? नेपाल के साथ। और सबसे ज़्यादा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। तो जहाँ पर पहले नेपाल होगा और लास्ट में बांग्लादेश, वही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ ही बनाता है, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? तो देखिए, मैप के माध्यम से हमने इसको अच्छे से क्लियर किया था। 3 पर्वत श्रेणियां आपको लिखनी होती हैं। पहली है आपकी विंध्याचल, उसके बाद आपको लिखना है सतपुड़ा और उसके बाद आपको लिखना है अजंता। ठीक है, जो विंध्याचल और सतपुड़ा है, इनके बीच से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है? विंध्याचल और सतपुड़ा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सतपुड़ा और अजंता के बीच में से कौन सी नदी आती है? इनके बीच में आती है ताप्ती नदी। दोनों को आपने याद करना है, दोनों पूछी जाती हैं। अब इसी को लेकर क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है, इसीलिए मैंने आपको कहा तीनों आपको साथ में लिखने हैं। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा की श्रेणियां आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून कहां से प्रवेश करता है? जैसा आप देखते हैं, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। भारत में मानसून इस साइड से एंटर करता है, यानी दक्षिण पश्चिमी साइड से भारत में एंटर करता है। और कहां जाता है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है। तो ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा क्या होती है? सामान्यतः दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो शीतकालीन मानसून होता है वह आपका इसका उल्टा हो जाएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है? कुछ दिन पहले ही हमने
भारतीय इतिहास के स्रोतों को कवर किया था, विभिन्न प्रकार के सिक्के और उसमें अंकित चित्रों को देखा था। किसके सिक्के कौन से हैं? हमारे सेकंड चैनल ट्रेंडिंग जीके पर। किसके सिक्कों पर हमें नाव के चिन्ह मिले हैं? ये मिले हैं सातवाहन वंश का जो शासक था यज्ञश्री सातकर्णी, इसके सिक्कों पर मिले हैं। ठीक है। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार पहली बार 1965 में दिया गया। किसको दिया गया था? जी शंकर क्रूप को यह अवार्ड दिया गया था। किस भाषा के लिए? किस भाषा के ये लेखक थे? ये मलयाली भाषा के लेखक थे। आपको क्वेश्चन पूछा गया है अंग्रेजी के लिए पहली बार कब दिया गया। देखिए, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है भारत की जो 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है, उनमें से किसी के लिए भी दिया जा सकता है। अब उन भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है। अंग्रेजी को शामिल किया गया कि आप उसमें ज्ञानपीठ दे सकते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया। ज्ञानपीठ अवार्ड देने लायक जो सूची है उसमें इसको शामिल किया गया था 2015 में, और पहली बार अंग्रेजी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में मिला था, अमिताभ घोष को मिला था। ठीक है। क्वेश्चन आता है अंग्रेजी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? अमिताभ घोष को। जैसा मैंने आपको कहा, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम भाषा के लिए मिला था जी शंकर क्रूप को। क्वेश्चन बनता है हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को, उनकी रचना चिदंबरा के लिए। इसी प्रकार क्वेश्चन आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? तब आप आशापूर्णा देवी का नाम बताएंगे, उनको 1976 में मिला। और इसी क्वेश्चन को फिर हिंदी के बारे में पूछता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए प्राप्त करने वाली पहली महिला, तब आप महादेवी वर्मा का नाम लेंगे, 1982। ठीक है। नेक्स्ट है राजत्व की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है। यानी जो राजा होता है वो ईश्वर का अंश होता है, देव तुल्य होता है। यह सिद्धांत हमें सबसे पहले उत्तर वैदिक साहित्यों में देखने को मिलता है। किस वैदिक साहित्य में मिलता है? तो यह हमें ऐत्रेयी ब्राह्मण में देखने को मिलता है। ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान करता है? देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण की बात नहीं कर रहा है। राज्यपाल का जो सदन में अभिभाषण होता है वो 175 में होता है। ये विशेष अभिभाषण की बात कर रहा है, इसका उल्लेख 176 में है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड के ही एग्जाम में आपसे पूछा गया था। ठीक है। तो राज्यपाल का सदन में अभिभाषण 175, विशेष अभिभाषण 176। ठीक है। 205 में क्या है? अनुपूरक, अतिरिक्त और या जो अधिक अनुदान है, विभिन्न अनुदान हैं, उनसे संबंधित है यह आर्टिकल। 178 किससे संबंधित है? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। ठीक है। इनको भी साथ में नोट करते जरूर चलें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पर कवर किया जो आपके प्रीवियस ईयर के थे, और इनको हमने अतिरिक्त तथ्यों के साथ कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।